नमस्कार साथियों, मैं जस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ज़ेंग फॉर यू एजुकेशन में। तो आज प्रश्न पत्र की योजना आपके लिए लेकर आए हैं हम कृषि रसायन विज्ञान की। कृषि विज्ञान की हम कृषि जीव विज्ञान की कर चुके हैं, विज्ञान की इसके पश्चात, और अभी कृषि रसायन विज्ञान का है। इसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा, उसके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ब्लूप्रिंट में कैसा क्या है, कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, वो सब इसके अंदर आप समझोगे। उसको समझने से पहले आपको ये सेक्शन जो हैं वो समझने बेहद ही आवश्यक रह जाते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में ये सेक्शन समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मॉडल पेपर है वो समझाऊंगा, तो उससे पहले थोड़ा सा सेक्शन समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा से वो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, यदि आप कृषि जीव विज्ञान का प्रश्न वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। यह है ज्ञानोपयोग और ये कौशल मौलिकता। देखिए, सीधी बात है, जो ज्ञान के अंदर वह प्रश्न पूछे जाते हैं जो परिभाषा से रिलेटेड होते हैं, वह प्रश्न पूछे जाते हैं। अवबोध के अंदर वह प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके आपके क्या है, अंतर से रिलेटेड होते हैं, या उनमें समानता से रिलेटेड होते हैं, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड से रिलेटेड वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञानोपयोग में वह प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे मान लीजिए लेसन नंबर 1 है, तो इस लेसन नंबर 1 में आपको पढ़ने के बाद में आपको क्या ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान के आधार पर आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वो ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, यानी इसको पढ़ने के बाद कैसे आप अभिव्यक्ति दे सकते हो, उसके अंदर वो आता है। कौशल में जो हस्तलेखन का काम होता है, कोई चित्र बनाना हो गया या किसी प्रकार के उसके गुण प्रकट करना हो गया, तो ये सारा जो है कौशल मौलिकता में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपके प्रश्न में, आपके पेपर जो है, उस पेपर के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निम्नात्मक प्रश्न मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 16 होगी, रिक्त स्थान वाले 10, अति लघुत्तरात्मक वाले 8, लघुत्तरात्मक वाले 12, दीर्घ उत्तरीय 3 और निम्नात्मक 2। दो निम्नात्मक 4 नंबर के, 4 नंबर के यानी 8 नंबर के होंगे। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय 9 नंबर के होंगे। लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर के यानी 18 नंबर के होंगे। अति लघुत्तरात्मक 18 प्रश्न 8 प्रश्न 8 नंबर के होंगे, और रिक्त स्थान वाले 5 नंबर के होंगे, और 10 होंगे आधे आधे नंबर के। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ होंगे 8 नंबर के। ठीक है, 16 होंगे आधे आधे नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। उसके बाद साथ में आपको पता ही होगा कि आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मृदा खनिज और चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण, ये है 4 अंक भार का। कितने? 4 अंक भार का। सबसे ज्यादा अंक भार का जो प्रश्न है, चैप्टर है, वो है जैव रसायन। तो जैव रसायन पे आपको थोड़ा ध्यान अधिक देना है। ठीक है, उसके बाद मृदा जीवांश पदार्थ वाला है, ये 3 नंबर का। मृदा कोलाइड वाला चैप्टर है, ये है 4 नंबर का। आयन विनिमय वाला चैप्टर जो है, ये है 3 नंबर का। मृदा अभिक्रिया वाला चैप्टर जो है, ये है 3 नंबर का। अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं जो है, ये 6 नंबर के। पादपों के आवश्यक पोषक तत्व जो है, आवश्यक पोषक तत्व, ये है 4 नंबर का। उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया फसलों में प्रभाव जो है, ये 4 नंबर का। कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण है, ये है 6 नंबर का। और इसमें से प्रश्न जो है आपको अभिव्यक्ति वाले अधिक प्रश्न आएंगे, ध्यान देना है। बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, मॉडल पेपर बताऊंगा, तब नो टेंशन, अभी नो टेंशन रहिएगा। और वीडियो बताने के बाद, मतलब पूरा होने के बाद, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। जैव रसायन वाला चैप्टर 7 नंबर का है। जैविक खाद और जैव उर्वरक वाला चैप्टर 6 नंबर का। और दुग्ध रसायन वाला 6 नंबर का। दुग्ध रसायन वाला चैप्टर बहुत ही सरल चैप्टर आपको मिलने वाला है, और सरल प्रश्न इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, एक आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए इस ब्लूप्रिंट के आधार पे, यानी पूरा पेपर इसके आधार पे बनेगा, और इस ब्लूप्रिंट के आधार पे आपको एक पेपर जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, आधे नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप समझ गए। एबीसीडी वाला प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा, वन लाइनर वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद में ये पूछा ज्ञान के अंदर, ज्ञान वाले सेक्शन में अर्थात परिभाषा वाले प्रश्न है, कोई ऐसा आधा नंबर का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ इस पार्ट के अंदर आपको याद करना है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अबोध वाले सेक्शन के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ पूछा है, तो कोई अंतर वाला वस्तुनिष्ठ होगा, है ना। इस लेसन में कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ होगा जिसमें अंतर वाला, तुलना वाला, समानता वाले से कुछ कुछ प्रश्न है, वैसा अगर कोई आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वो याद कर लीजिए, वही प्रश्न आएगा 100%। ठीक है, वही लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो ऐसा प्रश्न जिसके अंदर समानता या अंतर वाला है, वो प्रश्न याद कर लीजिए, अबोध वाले सेक्शन में आएगा। और मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न होंगे, तो 2-3 प्रश्न याद करोगे तो आपको एक प्रश्न ये मिल जाएगा। ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, मतलब चैप्टर पढ़ोगे
हर चैप्टर को कम से कम 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार आपको पढ़ना है, तो आपको अच्छी तरीके से आसानी से हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कहीं-कहीं पे आपको स्टार लगे हुए मिल जाते हैं, स्टार लगे हुए, तो स्टार लगे हुए में क्या कैसे मैटर रहता है, वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो में समझाया है, तो वहाँ आप विस्तृत में समझ सकते हैं। अगर विस्तृत में ना समझे तो मैं ब्लूप्रिंट में आपको समझाता हूँ, इसको अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आएगा ना। विस्तृत में ना समझो तो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है? इसमें क्या किया है, देखिए इसमें टोटल जो है प्रश्न 3 आने वाले हैं और जो है 4 अंकों के 3 प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंकों के 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया आधे नंबर का, एक प्रश्न ये हो गया आधे नंबर का, ठीक है? और बाकी ये बच गया। तो ये क्या है, 1 नंबर का मैटर यहाँ हो गया। अब देखिए 1 नंबर का मैटर हो गया, ठीक है? अब नंबर पीछे कितने बचे? 3 नंबर। तो ये 3 नंबर इसके अंदर पूछे जाने हैं, 3 नंबर इसके अंदर पूछे जाना है, मतलब ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाना है। लेकिन इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ज्ञानोपयोग वाले हैं। ज्ञानोपयोग वाले में होने के कारण क्या होगा कि इन प्रश्नों को तो यहीं एटीजिट रखा जाएगा जैसा कि अवबोध और ज्ञान के अंदर है। लेकिन ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न में स्टार लगा हुआ है, अर्थात ये खंडवार प्रश्न हो सकते हैं। कैसे? खंडवार प्रश्न हो सकते हैं। एक तो देखिए खंडवार प्रश्न इसमें आएंगे यदि स्टार लगा हुआ है तो, ठीक है? ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में यदि स्टार नहीं लगा हुआ है तो खंडवार वाले प्रश्न अवबोध के अंदर आएंगे, ठीक है? खंडवार वाले प्रश्न कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए कोई प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, ये प्रश्न आ गया, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऐसे पॉइंट बना के दिए होते हैं जो जिनको आपको हल करना होता है और अधिकांशतः ये निंदात्मक वाले में आते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे आएंगे, खंड बना के आपको दिए जाएंगे, तो ये वो प्रश्न होंगे, तो ये खंडवार वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है? देखिए कृषि रसायन विज्ञान का मैं आपको कुछ मॉडल पेपर बता रहा हूँ जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये मॉडल पेपर इसलिए बनाया है ताकि ब्लूप्रिंट के आधार पर पता चल जाए कि आपको कि ये प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में। देखिए कुछ आपके सामने वो कहते हैं ना, दुकानदार माल बेचने से पहले सैंपल रखता है, तो ये सैंपल है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है कि हम आपको ऐसा पेपर देंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारे टीचर्स को भी ये कहता है कि आपको ये ब्लूप्रिंट दिया गया, ब्लूप्रिंट के आधार पे जो आपको पेपर बनाना है, ठीक है? तो हम भी पेपर बना के इसके आधार पे देंगे, उसमें से एक पेपर सिलेक्ट होगा और आपको पेपर मिलेगा। देखिए जैसे बोलते हैं मृदा के अवयव है, क्या है? मृदा के अवयव है। तो मृदा के अवयव कौन कौन से भाई? खनिज पदार्थ, मृदा, जल एवं वायु, कार्बनिक पदार्थ। तो भाई देख लो मृदा के अवयव, मृदा के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो इसका राइट आंसर आपको देना होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाँ आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप स्वयं अपने कमेंट अपने ना नोटबुक में जाकर इसको सर्च करोगे। हाँ नहीं मिले पहले एक बार जरूर देखना, मेरी गुजारिश है आपसे, जरूर देखना एक बार। वो नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं मिला आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको क्वेश्चन लिख देना, मैं कमेंट आंसर बता दूंगा, ठीक है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण, कायांतरित चट्टान यानी काया का अंतरण, यानी काया का बन चेंज होता है उसके बाद में वो चट्टान बनती है, उसका उदाहरण कौन सा है? स्लेटी पत्थर, संगमरमर, पीट, अभ्रक। कौन सा इसका राइट आंसर वो आपको बताना है, ठीक है? उसके बाद में अगला प्रश्न है मृदा निर्माण की सक्रिय कारक। मृदा निर्माण जो होता है उसमें सक्रिय कारक कौन है भाई? मृदा निर्माण जो उसमें सक्रिय कारक कौन है? समय होता है क्या? पैतृक पदार्थ होते हैं, स्थलाकृति होती है, जलवायु होता है, क्या होता है? सक्रिय कारक है ना, सक्रिय जो एनी टाइम एक्टिव रहता है, एनी टाइम, है ना? कुछ आप समझ पा रहे होंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ लेकिन आंसर आपको मिल रहा है। कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों का निचले स्तरों पर ये लेवल जो होते हैं उनमें पहुंचकर जमा होने को क्या कहते हैं, है ना? जो निचला लेवल जो है, अंडरग्राउंड लेवल जो है, लोअर लेवल जो है, उसके अंदर पहुंचकर जमा होने को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? ये ह्यूमिनिफिकेशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, निक्षालन कहते हैं, लेटराइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताना है आपको इसके अंदर, ठीक है? उसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता होती है। देखिए प्रश्न ये पूछ सकता है कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है बताइए? ये कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता समझिए। तो एक नंबर के प्रश्न में ये भी आ सकता है और एबे से में आधे नंबर में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? 3 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 70 से 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, 10 से 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है? ये आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर से जरूर सर्च करोगे, ठीक है? ना मिले तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, मैं आपको आंसर क्वेश्चन बताना, मैं आंसर बता दूंगा। मृदा कार्बनिक क्लोराइड है, आंसर तैयार है। मृदा कार्बनिक क्लोराइड है, क्या है भाई? केओलिनाइट है, ह्यूमस है, सेफोनाइट है, या इनमें से कोई नहीं है। जो भी राइट आंसर होगा वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, आयन विनिमय एक प्रक्रम है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, आयन विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो एक प्रश्न को 2 प्रश्नों की तरह देखकर आपको जो है तैयारी करनी है, ठीक है? आयन विनिमय का एक प्रक्रम है उत्क्रमणीय, दोनों
उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है इसका राइट आंसर? आयन विनिमय है ना। हाँ, धनायन। हाँ ठीक है। पीएच और पीओएच का योग सदैव होता है। पीएच और पीओएच का योग जो है क्या होता है? 114, 107, 0 से 14, 7 से 14 क्या होता है वो आपको जो इसके अंदर बताना है। हाँ, पीएच पीओएच। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है इसमें क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, CaCO3, CaO2, CaO, इनमें से कोई नहीं। वो आपको जो है राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना है। हाँ, नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर ये नहीं मिला मेरे को। राजस्थान में लवण प्रभावित मृदाओं का क्षेत्रफल, लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनका क्षेत्रफल क्या है? 3.74 लाख, 0 से 5 लाख, 15 लाख, या इनमें से कोई नहीं है ना। ये सभी मात्राएं जो हेक्टर में है, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व। देखिए, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं ना, प्राथमिक और द्वितीय। वैसे तो जो एक तो ये कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में जो चाहिए, एक कम मात्रा वाले, है ना। ओके, तो ये प्राथमिक पोषक तत्व है। नत्रजन कहते हैं नाइट्रोजन को, नत्रजन, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको जो इसके अंदर बताना है। हाँ कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये वैसे मैंने आपको समझाया एक अलग वीडियो के अंदर, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, अधिक मात्रा वाले, कम मात्रा वाले, है ना। हाँ, डीएपी का रासायनिक सूत्र, डीएपी क्या होती है? डीएपी होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पूरा नाम भी पूछ लेता परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा, है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको जो है रासायनिक सूत्र इसका जो है आपको बताना पड़ेगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट का। अगला प्रश्न देखिए, फास्फोरस युक्त उर्वरकों से फसलें फास्फोरस का उपयोग कर पाती है। मतलब फास्फोरस युक्त उर्वरक हम डालते हैं फसलों में, तो उसमें से कितने % फास्फोरस का उपयोग जो फसलें कर पाती है? 5 से 10%, 5 से 30%, 5 से 20%, 5 से 40%, कितना % कर पाती है वो आपको इसके आंसर के अंदर बताना पड़ेगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भाई, वो आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है लार के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या टाइलिन, जो एंजाइम पाया जाता है उसका सही नाम आपको जो है बताना पड़ेगा। नीलहरित शैवाल व एजोला, एजोला जो होता है ना, का उपयोग किस फसल में करते हैं? जौ, धान, गेहूं या मक्का, किसके अंदर करते हैं बताना है आपको। ठीक है, हाँ सही, मतलब किस फसल में करते हैं वो बताना है। एजोला बैक्टर। कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण करते हैं। कम ताप अधिक समय, कम ताप अधिक समय विधि में दूध को ताप व समय तक धारण, हाँ कब तक धारण, टाइम क्या है उस धारण करने का, टाइम क्या है ना। उसका कितना पीरियड जो है तब तक चलेगा? तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 15 सेकेंड तक, है ना, सेल्सियस भी कहते हैं अभी, पहले सेंटीग्रेड। हाँ, 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट तक, या 65 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड तक। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर आपको जो है बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे नहीं कहता कमेंट बॉक्स में बताओ, आप अपने को याद कर लो, वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। आग्नेय व अवसादी चट्टानें, चट्टानों के कितने रूप हैं बताइए? तो आग्नेय व अवसादी चट्टानें, याद रखना कि मूल रूप से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानों को, आग्नेय अवसादी चट्टानों का मूल रूप से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उपरांत कौन सी चट्टानें बनती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी चट्टानें बनती है वो आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मृत्तिका पर अवेश होता है, मृत्तिका पर कौन सा अवेश होता है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में पाई जाती है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में क्या पाई जाती है बताना है। क्षारीय जल की ईसी जो है तो वो कितनी होती है ये बताना है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, नत्रजन जो है, ये नाइट्रोजन है, उसकी कमी से पौधों में कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, या पौधों में क्या दिखाई देने लगते हैं वो बताना है। ठीक है, अधिकांश पोषक तत्व मृदा की जो पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रेट होती है, पर उपलब्ध होते हैं, किस पीएच पर उपलब्ध होते हैं अधिकांश पोषक तत्व, ये आपको बताना है। ठीक है, एमाइड युक्त, आप मृदा की पीएच पर टिप्पणी कीजिए, पीएच क्या होती है, ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा मिल सकते हैं। एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है, तो एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक कौन से होते हैं वो बताना है इसके अंदर। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन ए सबसे ऊपर होती है, शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है वो होती है, तो उससे संबंधित रोग होते हैं। जीवधारियों के बाल, त्वचा, नाखून कुछ हार्मोन आदि के बने होते हैं, किससे बने होते हैं भाई, है ना, बाल, त्वचा, ये आपको बताना है ना। हाँ सही है। हाँ, पेप्टाइड में अमीनो अम्ल,
पेप्टाइड में जो अमीनो अम्ल होते हैं किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं वो बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या है कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन है ये, एक शब्द अथवा एक पंक्ति में क्या देने होते हैं, इनके उत्तर देने होते हैं। ये सिलिकेट क्ले जो होती है कितने प्रकार की होती है, 1 नंबर का प्रश्न है। धनायन विनिमय क्षमता की इकाई जो है क्या होती है, 1 नंबर का प्रश्न है। पीएच शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये बताना है 1 नंबर का। आरएससी का सूत्र जो है आपको लिखना है, आरएससी का सूत्र क्या होता है, आरएससी का सूत्र, या व्हाट इज द आरएससी, आरएससी क्या होती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता किस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है वो बतानी है। जो फास्फोरस युक्त उर्वरक जो होते हैं उसमें जो है ये पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव हैं, उस पदार्थों का क्या क्या नाम है, रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव है, उनके नाम जो आपको लिखने हैं। ये देखिए ना, अरे ये देखिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फाउंड इन द फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, है ना। डीएनए और आरएनए में जो है आपको अंतर बताना है, फुल नाम भी आप याद रखना, वैसे तो 10th क्लास में आपने याद किए कर लिए होंगे। नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरकों के उदाहरण दीजिए, नाइट्रोजन धारी जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं उनके आपको उदाहरण देने हैं। उसके पश्चात है मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात एवं मृदा में महत्व बताओ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी शायद पूछा जाएगा, तो अच्छी तरीके से इसको याद कीजिएगा। हाँ, ये मैं आपको पीडीएफ जो है आप मेरे को कह देना कि सर जी शेयर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, या कमेंट कर देना कि सर जी आपके साथ शेयर करनी है, तो शेयर आपके साथ कर देंगे। नहीं तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आरबीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछती है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किस प्रजाति से संबंधित है। मृदा क्लोराइड के कितने गुण लिखने, 4 गुण लिखने, आपको 4 याद है, अगर आपको 5 याद है तो भी 4 ही लिखना, 5वां अगर लिखो तो चौथे के अंदर इंक्लूड करके लिख देना, अलग से पॉइंट बना के मत लिखना। उभय प्रतिरोधन विलयन क्या है, इसके गुण लिखिए। मृदा की बेस संतृप्त के बारे में बताइए, बेस संतृप्त से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न भी इसमें आ सकता था। विद्युत चालकता क्या है, इसकी इकाई लिखिए, चालकता से आप क्या समझते हैं, विद्युत चालकता को समझाइए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता था। अगला प्रश्न है कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं में भेद कीजिए, लवणीय और क्षारीय मृदाओं में क्या भेद है वो लिखिए। पोषक पादप पोषक तत्व जो हैं उसके अवशोषण की क्रियाविधि की 4 चरण लिखिए। पोषक तत्व जो बताए थे, वृहद मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ये जरूर से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नाशकीय कृषि रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के उपाय लिखिए, क्या होते हैं वो बताना है। वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखिए, जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो क्या होती है, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है ना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके है। हाँ, दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है, दूध में जो एसिडिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसके आपको उदाहरण देके समझाने हैं, ठीक है। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि ये प्रश्न आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो श्योर होते हैं कि हाँ इन प्रश्नों के आसपास के प्रश्न मिलने हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई आपकी क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।